बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है जी, और मैंने देखा कि धुंध इतनी छाई हुई है लाहौर शहर में, और ऐसे लग रहा है कि दिसंबर में आइंदा आने वाले दिन और मजीद सख्त होने वाले हैं, क्योंकि सर्दी का आगाज़ ही बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाकों में इस वक्त अंधाधुंध धुंध है। कैसा मजेदार अंधाधुंध धुंध है। और फिर हम बात करें कुछ इलाकों की जिसमें जहानिया, ओकाड़ा, मुल्तान, खारियां, जिसमें हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और दिसंबर में अभी अब सुबह भी बात कर रहे थे अबू सर कि इस तरह से सर्दी में दिसंबर की सर्दियां बहुत मशहूर है, शायरों की जबान में या गानों की जबान में उसकी सर्दियां मशहूर है, लेकिन इतनी शिद्दत होती नहीं थी जितनी आज फील। और गुज़श्ता चंद सालों से ये प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से। और फिर हमने देखा कि जनवरी में ज़्यादा सर्दी और बारिशें भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा दिसंबर में ही वो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि फॉग हो जाती है, फिर सफ़र करना मुश्किल होता है, फिर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो फिर जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स में भी इजाफा हो जाता है। अच्छा, आखिरी हफ्ते में बारिशों की पेशगोई भी की गई है, और धुंध के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन जो है वो धुंध बरकरार रहेगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है। फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। अगर आप गैर ज़रूरी सफ़र कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। धुंध में सफ़र करना कभी भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। इनफैक्ट आप लेट पहुँचते हैं, आप काम वो नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको अपने ख्याल में रखना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले। बिल्कुल, बल्कि अब नॉर्दर्न एरियाज़ में जो रहने वाले हैं उनको नहीं हमें भूलना चाहिए। वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ कल कि अचानक से जब बर्फ़बारी ज़्यादा हुई तो फिर ट्रैफिक भी फंस गई और बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई हैं। अब उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो बर्फ़ में फंस गए हैं तमाम जो सयाह भी उसमें शामिल हैं और जो लोकल लोग हैं उनको निकाला जाए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में ये सारा मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम नजर डाल लेते हैं कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज और किसने किस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या कहा, वो दिखाते हैं आपको। ने चाहा है सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन को जेल में रखे, तो ऐसे ना पाकिस्तान चलता है, ना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क चलता है। इस्तीफे हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलकर पीडीएम बनाएंगे। मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूं कि पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है। इस हुकूमत की एक और कामयाबी है कि दुनिया भर में एलएनजी डीजल से 1/3 कीमत पर बिकती है। पाकिस्तान में आज इस हुकूमत की कोशिश और मेहरबानी से डीजल एलएनजी से सस्ता हो गया। और अभी जो कल टेंडर खुला है एलएनजी के 2 जहाजों पर, मुल्क का नुकसान जो होगा वो 11 अरब रुपए से ज्यादा है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट आए थे, उस पर आगे आकर उन्होंने गाड़ी पे एक डिवाइस चिपका दी, और उसके बाद 15 की कॉल ली, पुलिस ने एक्ट किया। पुलिस ने जैसे ही एक्ट किया तो ऑब्वियसली उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके बीडी टीम बुला ली। एज ऑफ नाउ वो डीएक्टिवेट हो चुकी है डिवाइस, उन्होंने कम्प्लीटली रिमूव करके उसे सेपरेट कर लिया है, तो कोई भी चीज़ नहीं, ऑल क्लियर है। तो बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो अहम इस वक्त बात की जा रही है वो है पीटीएम की तहरीक। और इसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शन हैं, फिर कल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई जेल के अंदर, बिलावल भुट्टो खुसूसन शहबाज शरीफ से मिलने गए, उन्होंने उनकी वालिदा का अफसोस भी किया और साथ सियासी गुफ्तगू भी की। बिल्कुल, पीटीएम का हुकूमत मुखालिफ तहरीक अब अगर जिक्र करें तो मार्च तक जारी रखने का फैसला। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। राना सनाउल्लाह के कारकुनों को मुतहरिक होने की हिदायत भी सामने आई हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि हमारे इस्तीफे एटम बम है, इस्तेमाल हिकमत अमली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिलकर बनाएगी। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने कल कोट लखपत लाहौर में जो मुलाकात की जेल में कायदे पर इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से, उनकी वालिदा के हवाले से फातह खानी भी की, उनकी ताज़ियत भी की। इस मौके पर राजा परवेज़ अख्तर भी मौके पर मौजूद थे, शीर रहमान, कमर जमान कारा, सियासी गुफ्तगू हुई, इस्तीफ़ों में बात भी हुई है। और बिलावल का ये कहना था कि हुकूमत की जिद और अना की वजह से शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया है। नालायक और नाअहल हुक्मरानों में तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। और खुर्शीद शाह, शहबाज शरीफ और दोनों को नाजायज़ जेल में डाला गया है। मुसलसल कल इस बात का तज़किरा होता रहा। फिर उन्होंने बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने वो जो एक राय मौजूद थी कि पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करेगी, अब बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर ये बात आ रही है तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शन बड़ा स्ट्रांगली कंसिडर कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Very good morning to you also. थैंक यू सर। आज तो मौसम बड़ा जबरदस्त है, ठंड है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी मुसलसल चल रही है। देखें, बात यह है कि सियासी गर्मा गर्मी अपनी जगह मुनासिब है, लेकिन
देखना ये है कि क्या सियासी जो गर्मी हो रही है आपको महसूस, इसमें मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए क्या है, क्या मेरे मसाइल हल हो रहे हैं? मुझे तो ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है चंद दिनों में। मुझे बताया जा रहा है कि दवाइयाँ मिल नहीं रही, खासतौर पे जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। जी जी। अगर हैं तो महंगी बिक रही हैं। मेरे लिए में तो ये है कि लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की जॉब्स कम हो रही हैं। मेरे भी तो मसाइल हैं। एक तो मसाइल आप लोगों के हैं कि आप देखते हैं कि बिलावल ने क्या कहा और मोहतरमा मरियम ने क्या कहा और मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं। तो लेकिन इफ्तिखार साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब साथ जलसों में ये भी कहते हैं कि गुर्बत की वजह से हम निकले हैं कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हो गए, महंगाई में इस कदर इजाफा हो चुका है, लोगों को बाहर आना चाहिए क्योंकि मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है। तो इनडायरेक्टली ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसकी वजह भी आम आदमी होता है। देखिए, बात यह है कि अगर ये मैंने महसूस किया है कि पीडीएम के जलसों में पिछले 1-2 जलसों में ये बात की गई है गुर्बत की और महंगाई की। देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तब्दीली लानी है तो वो आपको 1973 के आइन के ताबे लानी है ना जी। कोई यहाँ पे इंकलाब आ नहीं सकता और कोई ऐसी लॉन्ग मार्च नहीं हो सकती जिसमें 10-20 लाख आदमी हो और उस लॉन्ग मार्च के बुनियाद के ऊपर जो हुक्मरान तबका है वो अपना रिजाइन करके घर चला जाए। ना तो वो रिजाइन करके घर जाने के मूड में है और ना 10 लाख आदमी पाकिस्तान में कभी सड़क पे आएंगे। ठीक। तो ये जो चीजें चल रही हैं इनमें मुझे स्पेस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पीडीएम का मैंने जो पढ़ा लाहौर का जो उनका आलामिया है जी, उसमें मेरे लिए इतनी जगह नहीं है। मेरे लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए आलामिया में। राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं, मामलात हैं कि बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस हुकूमत को कोई लेके आया है, इस हुकूमत को कोई सपोर्ट कर रहा है खास तरफ से। लेकिन सवाल है, आलामिया लाहौर को अगर आप पढ़ें और अगर आपके पास हो तो उसमें मेरे जो इश्यूज हैं उनको एक ऐसे सतही तौर पर डील किया गया है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे मामलात को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया जाए और उसका हल भी अब मुझे बताया जाए कि हल क्या है इनके पास। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि अवामी बात बड़ी उस तरह से डिटेल से नहीं हुई या टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखी, वो चाहे महंगाई के इशू हैं, बेरोजगारी के इशू हैं या आवाम जो आम तौर पर सफ़र कर रही है। अब ये कहिएगा, ये जो आगे होने जा रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन कर देंगे और हम इस हुकूमत को जाने पर मजबूर कर देंगे, दूसरी तरफ हुकूमत डायलॉग के लिए भी बुला रही है कि आप मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात तो किए जा सकते हैं ना, महंगाई के ऊपर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। आपकी बात बहुत मुनासिब है और मेरे कानों को बहुत अच्छी लगी। लेकिन सवाल है कि मुज़ाकरात की क्या दावत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी है? मुज़ाकरात तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दावत पे ही हो सकते हैं ना। जी जी। मेरे और आपके कहने पर या कुछ वज़रा के कहने पर तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात है, मुज़ाकरात हुकूमत अगर करना चाहती है तो किन मामलात पर करना चाहती है? हुकूमत कहती है और वो भी जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट देती है कि हम 3 चीज़ों पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नंबर 1, इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। जी जी। नंबर 2, एनआरओ नहीं दिया जाएगा और एक कोई और पॉइंट है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। अब एनआरओ की बात मुझे नहीं समझ आती। मैं 20 मरतबा ये सवाल रेज कर चुका हूँ कि एनआरओ कैसे दिया जा सकता है। जब पिछले दफा मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और 8000 अफराद को उसका फ़ायदा पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद से एनआरओ को नल वाइट करार दे दिया ताकि ये एनआरओ का जो फायदा ही गलत है और हम इसको गैर कानूनी मानते हैं। बिल्कुल। जबकि मुकदमात चल रहे हैं, क्या मुकदमात की जो पैरवी है और मुकदमात की जो समाअत है वो पीटीआई कर रही है? जवाब है नहीं, वो अदालतें कर रही हैं। अगर अदालतें कर रही हैं तो फिर अगर वहाँ पर उनको सजा मिलती है तो वो अपील में जाएंगे और जब अपीलों का फाइनल डिसीजन होगा तो फिर किसी नतीजे पे चीजें पहुंचेंगी। तो एनआरओ मुझे नहीं समझ आती कि इमरान कैसे एनआरओ दे सकता है। सही। बल्कि ये इमरान का ये कहना है कि वो एनआरओ नहीं देंगे कि पूरे के पूरे जो निजाम है इस पर एक सवालिया निशान बन जाता है कि क्या। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये तो माने कि ये इमरान खान साहब की फेवरेट लाइन है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी खिताब हो, उसके मिडल में, स्टार्ट में, एंड पे ये लाइन जरूर आती है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं,
बात यह है कि फिर इसका भी जवाब दिया जाए कि एनआरओ से मुराद क्या है, पर वो कौन है एनआरओ देने वाला। देखिए, अगर अदालतें फैसला कर रही हैं, मुकदमात अदालतों में है, बेईमानी की है, चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, टैक्स बचाया है, सर वो इफ्तिखार साहब जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के बिल का आपने जिक्र किया, जब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आप करें, मनी लॉन्ड्रिंग का जब बिल पास होना था FATF के हवाले से, उस दौरान भी यही बात की गई कि इमरान खान साहब ने कहा कि इनडायरेक्टली मुझसे NRO मांगा गया था, क्योंकि ऐसी शिकें थी उसके अंदर जिसमें ये कहा गया था कि रिलीफ मिलेगा और उससे इनडायरेक्टली रिलीफ मिलना था। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट से इन्हीं केसेस के अराउंड और NAB केसेस के अराउंड ही बात की जा रही है। वो कहते हैं पार्लियामेंट में आएँ या तहरीक एतमाद ले आएँ, जो भी होगा पार्लियामेंट से होगा। इस तरह की बात क्या पॉसिबल नजर आ रही है आपको? देखिए, मैंने तो अब सुनना शुरू किया है पिछले कोई दो हफ्ते से लफ्ज़ पार्लियामेंट का, क्या ये पार्लियामेंट में बात करते हैं जी? क्या पार्लियामेंट में कश्मीर पे बात करने की इजाजत दी गई? क्या पार्लियामेंट में कोविड के ऊपर डिबेट हुई? क्या पार्लियामेंट में इस बात पे डिबेट हुई कि हमारी खारजा पॉलिसी की तबाही की वजह क्या है? क्या पार्लियामेंट में इस बात पे डिबेट हो रही है कि ये जो पेट्रोल का क्राइसिस है, जिसको कल इन्होंने बताया कि अरबों रुपए लोगों ने कमाया, क्या शुगर के क्राइसिस के ऊपर जो बात हुई और जो इन्होंने ये शुगर की कमीशन बनाया, क्या उसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया गया? ऐसी बात नहीं है, ये बनावटी बातें हैं, ये दिखावे के लिए हैं। ना वो संजीदा नजर आते हैं, ना मुझे PDM इस मामले में संजीदा नजर आती है। अब PTI को 2.5 साल हो गए हैं, जितने ख्वाब PTI ने दिखाए थे वो कहाँ गए? उस पर किस पे अमल हुआ? हालांकि PTI कहती थी कि हम एक इंतहाई ईमानदार वर्किंग लोग आ गए हैं, हम आपको सहूलत देंगे। तो पार्लियामेंट को तो उन्होंने ऐसे बना रखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहां तक इफ्तिखार साहब, आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना भी दिया था, तब मुस्लिम लीग नवाज भी उनको पार्लियामेंट में आने के लिए कहती थी और ये पार्लियामेंट के बाहर ही कंटेनर्स पर चढ़कर कहते थे कि बातें पार्लियामेंट में नहीं होंगी। तो इसको तो सियासी तौर पर आपने सही कहा कि टर्म इस्तेमाल तो की जाती है, अब हुकूमत कर रही है, कल ये इसके अगेंस्ट खड़े थे। सेनेट इलेक्शंस जो रीस्केड्यूल करने की बात हो रही है, कहा जा रहा था मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेनेट के इलेक्शंस, और PDM के पास भी ये ऑप्शन थी कि वो फरवरी में ही कुछ कर ले, ताकि सिचुएशन अगर वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हो तो वो सेनेट इलेक्शन से पहले पहले हो जाए। अब गवर्नमेंट कह रही है हम फरवरी में करा देंगे सेनेट इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि 11 मार्च से 1 माह कबल हो सकते हैं। कानून क्या कहता है? जी, कानून कहता है कि सेनेट इलेक्शन 11 मार्च से 1 महीना पहले, 1 महीने से लेकर 11 मार्च तक इलेक्शन हो सकते हैं। और इस दफा जो फरवरी का महीना है उसमें भी हुकूमत को 1 दिन का फायदा पहुंच रहा है। ये जो साल होगा इसमें 1 दिन कम होगा फरवरी, ठीक है, इसका फायदा भी उनको पहुंचेगा हुकूमत को 1 दिन का। ठीक, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, सेनेट एक हकीकत है। सेनेट डिसॉल्व नहीं हो सकती, सेनेट खत्म नहीं हो सकती, सेनेट मौजूद रहेगी। और तमाम ताकत जो PTI के पास आई है वो है ये पंजाब में ज़्यादा, जहाँ से उनको ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सूरत हाल वही है जो माजी में थी जी। बलूचिस्तान से एक आधी सीट मिल सकती है PTI को, और सिंध में भी तकरीबन सूरत हाल कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी। कौमी असम्बली के अंदर उनको फ़र्क पड़ सकता है जी। और टोटली जो फ़र्क पड़ेगा सेनेट के अंदर वो ये है कि 104 की सेनेट है, ये 51 या 52 सीटें इनकी बनती हैं। 2/3 मेजॉरिटी इनकी सेनेट में भी नहीं आती। तो मैं नहीं समझता कि सेनेट को इशू है। ये इतना आसान तो नहीं है प्रेडिक्ट करना सेनेट के इलेक्शंस। इफ्तिखार साहब, इन दी एंड होता क्या है ये आप भी जानते हैं। नहीं, सेनेट के इंतखाबात में सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जी, मेजॉरिटी उनकी पंजाब में नहीं, बिल्कुल अब इतनी नहीं है कि वो। लेकिन इफ्तिखार साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून लीग के ऊपर प्रेशर आ सकता है कि सीट्स कम हो सकती हैं, एक ओवरऑल जो PDM पे प्रेशर आ सकता है वो किस कदर है? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि फरवरी में अगर सेनेट के इलेक्शंस करवा दी जाते हैं, वो शो ऑफ हैंड हो या फिर सीक्रेट बैलेटिंग हो, जो भी तरीकाकार वो तो अदालत बता देगी, लेकिन क्या ये ऑप्शन है अब PDM के पास कि मुश्किल में आ गई है कि इलेक्शंस में जाना है या फिर तहरीक चलानी है? क्या प्रेशराइज किया जा रहा है? ये टैक्टिक्स लग रही है आपको हुकूमत की तरफ से दिखाए गए हैं? देखिए दोस्त, मेरी बात समझने की कोशिश करो। PDM भला कितना बड़ा भी प्रेशर डाले, सेनेट का इलेक्शन होना ही है। सेनेट के इलेक्शन को आप रोक नहीं सकते, और जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसका मैंने आपको तज़किया बता दिया है कि इतनी नशिस्तों का मसला है और PTI एक बेटर पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन 2/3 अपना उसके पास रखती है तब भी। और अगर PDM जुलूस निकाल भी ले, जलसा कर भी ले, तो इससे इंतखाबात पे नहीं फर्क पड़ेगा।
ये नहीं हो सकता कि सेनेट के इंतखाबात ही पाकिस्तान में ना हो, ये नामुमकिन है। ठीक है, सेनेट के इंतखाबात होंगे। एक बात जो और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखें इलेक्शन का प्रोसेस चलना चाहिए। इलेक्शन ही जमहूरियत का नाम है। हर किस्म का जो इंतखाब है वो दुरुस्त हो, सही हो, तो जमहूरियत आगे जाती है। बिल्कुल सही, जमहूरियत आगे जाती है और जमहूरियत आगे जाती रहनी चाहिए। क्विकली बताइएगा, बिल्कुल मुख्तसरन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या पीडीएम रिजाइन करेगी और इस रिजिग्नेशन से ओवरऑल कुछ फर्क पड़ेगा? आपको लगता है पीडीएम का एजेंडा, जो वो मुतालिबात रख रहे हैं, जो वो चीजें इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्चुअली अचीव कर सकेंगे? देखिए, जो इस्तीफे हैं ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं इमरान खान के खिलाफ, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं पंजाब में बुज़दार के खिलाफ, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और दबाव बहुत बढ़ेगा और सियासी जो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है ये और ख़राब होगी। क्योंकि देखिए, अगर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं भी होता तब भी बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा, और अगर बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं भी मंजूर होता तब भी ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। उसके बाद अगर इस्तीफे देते हैं तो इस्तीफे देने के बाद बहुत ज़्यादा एक ऐसी बुरी सूरत पैदा हो जाएगी कि भला आपको कहे कि हम इलेक्शन करा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात करा लेंगे, कम अज़ कम 100 सीटों के पर ज़िमनी इंतखाबात का जो अमल है वो, इसका मतलब है वो एक नया इलेक्शन ही होगा। और जब आप 100 इंतखाबात कराएंगे तो इंतखाबी अमल में अपोजिशन को और मौका मिलेगा कि हर मोहल्ले में, हर गली में, हर हल्के में वो जलसे करे, जुलूस करे, शोर मचाए, नारे मारे और दबाव और बढ़ा दिए, तो एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी डिस्टेबिलिटी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिएट हो जाएगी, वो चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। एग्जैक्टली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो चाहे री इलेक्शंस के हवाले से। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम से आपने बात की। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है और फिर पीडीएम क्या डिसाइड करती है। मुझे तो ये लगता है कि अगर फरवरी में अनाउंस कर दिए गए कि इलेक्शन होंगे तो पीडीएम ने कहना हम जनवरी में जा रहे हैं जनवरी में जा रहे हैं, डेट पहले ले लें क्योंकि अब वो दिन कम ही रह गए हैं। लेकिन चूंकि आज 16 दिसंबर है और आज के दिन की मुनासबत से माजी का एक दिन, आज से 49 साल कबल बुज़दिल भारत ने एक मज़मूम साजिश तैयार की थी और मुक्ति बहानी की मदद से 1971 में आज के दिन पाकिस्तान को भारत ने दो लख कर दिया था। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान के कयाम के बाद ही इसके खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया था। भारत को मशरिकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के रूप में एक गद्दार भी मिल गया। फिर भारत ने पाकिस्तान दुश्मनों को अस्करी, माली और सफारती मदद फराहम की, जिसकी मदद से दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बहानी ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसके अलावा भारत ने मशरिकी मगरिबी पाकिस्तान पर जंग भी मुसल्लत की, और जिसने पाकिस्तान को कयाम के सिर्फ 24 बरस बाद ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। याद रहे कि सुकूत ढाका में भारतीय किरदार को उस वक्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अल-ऐलान तस्लीम किया है, और मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनके ये जो सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी ये बात का एतराफ़ कर चुके हैं। क्या हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े नहीं कर दिया था? क्या पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं हो चुका? मतलब ये सारी साजिश जो है ये एक्सेप्ट की जा रही है भारत की जानिब से कि भारत ने ही करवाई थी, और ये पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश भी हो चुका है। तो ये मज़मूम मकासद हैं इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान ने सीखा है कि किस तरह से साजिशों का मुकाबला करें, और आइंदा इंशाल्लाह ताला कभी ये दोबारा वक्त नहीं आएगा। दुश्मन की ये साजिशें कभी भी मेरे मुल्क को कमज़ोर नहीं कर सकेंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा इसी तरह तरक्की की रास्ते आगे बढ़ता रहेगा, अपने लिए बेहतर करता रहेगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क को हमें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की फराहम करे और यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा खुशहाल रहें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक फुटेज देखी, सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन देखकर थोड़ा अफसोस भी हुआ। लाहौर का ये इलाका लियाकताबाद, जिसमें डॉल्फिन फोर्स ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय जान से ही मार दिया, और ताकुब करने के दौरान मुलजिम जमीन पर पड़ा रहा। ये मनाजर आप देख सकते हैं। लेकिन डॉल्फिन एहलकारों ने उसे जिंदा पकड़ने की बजाय फिर से गोलियां चला दी। सीसीटीवी फुटेज ने डॉल्फिन फोर्स की नाहली बेनकाब की है। वज़ीर आला ने और आईजी पंजाब ने इसकी रिपोर्ट भी तलब की है। डॉल्फिन फोर्स एहलकारों के मुताबिक ये वाक़या पुलिस मुकाबला है और मुलजिम जवाबी फायरिंग के नतीजे मारा गया, लेकिन हमें कहीं पर किसी भी फुटेज में जवाबी फायरिंग नजर
नहीं आई है कि इस वजह से हुआ है कि पहले मुलजिम ने इनिशिएट किया, ऐसा कहीं पर नजर नहीं आया। इस पर इन्वेस्टिगेट तो हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक वाकया ये बार बार देखा है, डॉल्फिन फोर्स के ही एहलकार इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। एक दफ़ा एक बच्चा इसी तरह राहगीर कत्ल कर दिया, फिर इसके अलावा बहुत से वाकयात ऐसे में आए हैं जिसमें डॉल्फिन फोर्स की नाअहली सामने आई है। एसपी दोस्त मोहम्मद ने यह भी कहा है कि मुलजिम ने डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम ने कब्जे से पिस्तौल भी बरामद हुआ। थाना लियाकताबाद का ये एरिया है जहां पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, जिसमें डॉल्फिन फोर्स को क्लियर करार दे दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम और उसके 3 साथी रिक्शा सवार खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर रिक्शा ड्राइवर और मुबैना मुतासिरा खातून ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन मरने वाले बुरसा और इलाकाई मकीन सरापा एहतजाज हैं और वाक़े को डॉल्फिन फोर्स की ज्यादती और कत्ल करार दे रहे हैं। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये मुकाबला किया, जाली किया या सही किया। उनका मौक़िफ़ गलत या सही ये तो बाद में पता लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन एफआईआर भी दर्ज हो गई, क्लियर भी करार दे दिया गया। ये किसने दिया? उन्हीं के अपने पेटी भाइयों ने। अफसोस होता है ये टर्म इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आप सोचें कि ये सिचुएशन जो है वो एकदम से कंफ्यूज कर गई पूरे सिनेरियो को कि किसने इनको राइट दिया कि राह चलते हुए विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना कि क्रॉस फायर, वो उसको गोलियां मार मार के मार दें। और अगर वो गिर गया है तो जाके भाई उसको गिरफ्तार करो। आप एक जान कैसे ले सकते हो? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये ऐसे मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, मुतअद्दिद बार ऐसा सामने आ चुका है। बड़ा अफसोसनाक ये रवैया है डॉल्फिन एहलकारों का, और इनके ऊपर इंक्वायरीज होती हैं, इनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, इनकी फाइल क्लोज कर दी जाती है, लेकिन फिर क्या होता है दोबारा से कुछ अरसे बाद ये इनस्टेट हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो मरने वाला है वो तो चला गया, उसके जो साथ वुरसा हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो वीडियो भी बनाई थी, हमने तो सब कुछ सामने देखा, इसमें हमारे जो मकतूल है उसका कोई कसूर नहीं है। अब पुलिस एहलकार और साथ जो पुलिस अफसरान है वो तो यही कह रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है पुलिस का, क्योंकि इस पर देखना ये चाहिए हमें आखिर कि ये जो तमाम वाक़या है, तमाम इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें पहले अगर आप चेक करें, पीछे ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो मुतअद्दिद बार डॉल्फिन एहलकार ही कसूरवार ठहराए जाते हैं। इसका मतलब ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है, इनको बताया नहीं जाता, इनको पिस्तौल इस्तेमाल करना, रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है कि आप पहले टाइम आपका इनका काम है रोक कर पुलिस स्टेशन लेके जाना। आपको याद है बड़ी डिबेट हुई थी कि इनके पास असलहा होना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज दे आर पेट्रोल पुलिसिंग के अंदर इनका काम है रोक कर जाकर इनको पुलिस स्टेशन में लेके जाएं मुलजिम को। लेकिन रिस्पांस करने में भी अगर आपको अलाउ किया है कि आप यू कैन कैरी अ वेपन, दैट डज नॉट मीन कि यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट। और फिर एक जान चली गई। अभी ये जो फुटेज हम दिखा रहे थे इसमें वो डॉल्फिन एहलकार जो इस ऑपरेशन में थे वो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि कानून क्या कहता है। नोटिस तो ले लिया गया वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से, और उन्होंने कहा आईजी पुलिस इनाम गनी को कि वो रिपोर्ट पेश करें और दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें इस पूरे मामले को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, फिर मीडिया पर ये हाईलाइट भी हुआ। पुलिस ने क्लियर करार दे दिया, लेकिन कैसे करार दे दिया, वो इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो सामने लेकर आए। अब इस पर लॉ क्या कहता है? अगर कोई गलती हो गई है, जरूरी नहीं है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर मारा, गलती भी हो सकती है, रॉन्ग असेसमेंट हो सकती है, दे आर नॉट जज, वो ऑन द स्पॉट जजमेंटल होकर डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, अनटिल और अनलेस उनके ऊपर एक्चुअली क्रॉस फायर ना हो और वो एक्चुअली किसी काउंटर अटैक में इन्वॉल्व ना हो। तो हमारा कानून क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और आपने ये जो लाहौर में मर्डर हुआ है इसकी आपने रिपोर्ट देखी होगी, स्टोरी देखी होगी, कल से ये चल रही है सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। बड़ा अफसोसनाक रवैया है डॉल्फिन एहलकारों का एक बार फिर, लेकिन चूंकि हम लोग अभी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि किस ये कसूरवार कौन है, लेकिन एक जान तो चली गई। इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? मौसम देखें, हमारी सोसाइटी में जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, इनका काम हमारे अवाम की इज्जत, आबरू, माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है उस माशरे की कि जिस माशरे के अंदर मुहाफिज लुटेरे बन जाए, रहबर रहजन बन जाए, या इज्जत, आबरू, माल जान की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खुद लोगों की जानें लेने पर तुल जाए। जिस तरह आपने सारा इंसिडेंट को नरेट किया, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिसिंग के अंदर, हमारी लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर इनका पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और ये पूरा प्रोसेस जो एक्सरसाइज करते हैं किसी भी शख्स को कैप्चर करने में, वहां पे आप किसी भी शख्स की जान नहीं ले सकते अनटिल अनलेस आपको ये लगे कि इस इनकाउंटर से या उस शख्स की किसी रिटेलिएशन से या किसी हमले से आप लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसी सूरत में 96 है सेक्शन जो कि सेल्फ डिफेंस का है, और सेक्शन 100 है तज़ीरात पाकिस्तान की दफा, इसके तहत पुलिस ऑफिसर पे इनकम्बर्ड है कि वो जान ले सकता है।
लेकिन जिस तरह ये फुटेज के अंदर दिखाया गया कि एक शख्स रोड पे गिर गया है, सड़क पे गिर गया है, उसके बाद भी अगर आप उस शख्स को उसकी जान लेते हैं बजाय इसके कि आप उसे कैप्चर करें, उसे डिटेन करें, उसे अरेस्ट करें, और इवन के हमारे अरेस्ट के भी जो प्रिंसिपल्स एनंसिएट किए जाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत भी, कि आप जो शख्स रेजिस्टेंस नहीं कर सकता अगर उसे कैप्चर कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस करने की एप्रीहेंशन नहीं है तो आप उसे हथकड़ी भी ना लगाएं। इवन के हमारे लॉ के अंदर तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन ये बड़ी अचंभे और हैरानगी की बात है। आप देखिए, एक तो क्रॉस काउंटर नहीं हो रहा था, दूसरा वो मुलजिम नीचे गिर गया जिसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, रिटेलिएट नहीं किया। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आप उसको गिरफ्तार करने की बजाय गोली मार रहे हैं, तो मौके पर तो फिर तो ये कत्ल का मुकदमा बनता है कि आपने ना इन्वेस्टिगेट किया ना जज किया, आपने सीधा उस शख्स की जान ले ली और फिर जिन एहलकारों ने FIR दर्ज कराई उसमें भी क्लियर करार दे दिया। तो इन्वॉल्वमेंट तो फिर उनकी भी हुई और कसूरवार वो भी हुए। होता यह है कि जब पुलिस वाले ही पुलिस वालों के अगेंस्ट, अपने पेटी भाइयों के अगेंस्ट FIR करवाते हैं तो उसमें कानूनी तौर पे इतने सुकम, इतने लूप होल्स और डिफेक्ट्स रख दिए जाते हैं कि लेटर ऑन जब ये केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट इसी अक्यूज्ड पर्सन को चले जाता है जो कि इसमें पुलिस ऑफिसर है। चूंकि हमारी अपेक्स कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट इस पे मौजूद हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स एंड डेंट्स, लेकिन इस केस के अंदर इतने ज्यादा डाउट्स और डेंट्स रख दिए जाएंगे। और दूसरा जो एस्पेक्ट आपके क्वेश्चन का वो ये है कि इस केस के अंदर जो अगर आप इंटेंशनल किसी का मर्डर करते हैं तो 302 दफा तज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसकी सजाए मौत है। अगर वो कहता है कि मुझसे गलती से इनकाउंटर हो गया या मैं सोचने समझने में ये सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर गया हूं तो इसमें 319 दफा है जो वह बताती है कि अगर किसी का जानबूझकर किसी शख्स से इंटेंशनल, लेकिन बता इसके लिए दफात सही लगानी भी बड़ी जरूरी है ना। अब वहां पर दफात भी गलत लग रही हैं और उसके बाद उसका जो ट्रायल हो रहा है वो भी पुलिस नहीं करना है, इन्वेस्टिगेट चालान सारा कुछ उन्होंने ही करना है। आपने कहा पेटी भाइयों को सपोर्ट मिल जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो मद्दई है कि सिविल सोसाइटी से कोई आगे आ सकता है, कोई ऐसा कानून है मौजूद कि कोई और शख्स इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए मदई बन जाए और कहे कि पुलिस ने जो पर्चा दर्ज किया है उसमें हमें सुकम नजर आ रहा है और हम इसको ठीक करवा सकते हैं? ऐसा है कोई लॉयर कम्युनिटी आगे आ जाए, सिविल सोसाइटी आगे आ जाए? देखिए मौजम, ये वैसे बड़ी जो है मज़क्का है इस बात है कि सिविल सोसाइटी में से लोग आगे आए, वो इसलिए कि जब हमारी सरकार मौजूद है, हमारा वजीर आला मौजूद है, हमारा IG मौजूद है, हमारा प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, तो उसके बावजूद भी क्या हमारी स्टेट की डिट इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर एक वर्दी पहना हुआ शख्स किसी निहत्थे शहरी को कत्ल कर देता है दिन दिहाड़े तो हमारा को सिविल सोसाइटी का शख्स उसे आकर प्रिवेंट करेगा या ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी एज पर दी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर दी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आपने देखा कि कराची के अंदर इनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से निशवा नामी एक बच्ची का कत्ल कर दिया गया, सलाहुद्दीन को जिस तरह टॉर्चर में कत्ल कर दिया गया। कौन से वाकयात हम याद करेंगे, माजी भरा पड़ा है, वो जाली इनकाउंटर्स हो, वो मशकूक इनकाउंटर्स हो, लेकिन बगास अफसोस की बात यह है कि लाकानूनियत की इंतहा हो गई कि ये मशकूक ही रहता है, कुछ भी साबित नहीं हो पाता। अभी वजीर आला ने नोटिस ले लिया, IG से रिपोर्ट तलब कर ली, क्या रिपोर्ट पेश की जाएगी? क्या इंसाफ मिल सकेगा? जो इस दुनिया से चला गया उसकी जान वापस आ सकेगी? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आप क्या समझते हैं? वन लाइनर बताइएगा कि किस तरह हम इस सारी सिचुएशन को कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्दर इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इसमें तो जो होगा वो तो हम बताएंगे और देखेंगे भी। देखिए, इस तरह के इंसिडेंट्स के अंदर प्रेसिडेंट सेट्स करने की जरूरत है और हमारी जो स्टेट की हायरार्की है, स्पेशली जो IG और CCPO है, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि जो CCPO है उनके बारे में ये कहा भी जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंटल कार्रवाइयों के अंदर भी बड़े स्ट्रिक्ट सेंसों में एक्शंस लेते हैं। अगर इस पे एक्शन लिया जाता है, इसको प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और प्रॉपर चालान कंडक्ट करके अदालत में पेश किया जाता है, तो कोई वजह नहीं कि इस तरह के लोगों को नकेल ना डाले जाए। आप ये कह रहे हैं हायरार्की में अपर मैनेजमेंट और अपर अथॉरिटी के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी, तभी हम इस तरह के इन पे इंसाफ फराहम कर सकते हैं जो मजलूम है। और नोटिस लेना ही सब कुछ नहीं होता, खुदारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फिर सब चीज आम आदमी के सामने लाई जाए। FIR है उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो सही तरह डाले जाएं, इसके अलावा फिर जो चालान है वो सही पेश किया जाए। इसके लिए जो CCPO साहब हैं और IG साहब हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि इसको खुद देखें और रिपोर्ट देखें कि किस तरह से बनाई गई है और किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। बहुत शुक्रिया वकास, आपने वक्त दिया और बताया कि इस तमाम सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा अमवात गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड हुई हैं और ये 100 का नंबर भी क्रॉस कर चुकी हैं। 105 अफराद कल जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 9010 तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 7.12% हो गई। कराची कोरोना मस्बत केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, 19.89 पर पहुंच गई है। और अब उधर आप देखिए कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सर्दी ज्यादा हो रही है। डॉक्टर्स की वो थ्योरी सही साबित हो रही है कि सर्दियों में ये वायरस न सिर्फ म्यूटेट किया बल्कि और तेजी से फैलना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ नमूनिया के भी शिकार होते हैं लोग। सर्दी लग जाती है जिसके बाद आपके लंग्स वीक होते हैं, फिर क्या होता है कि आपके ऊपर सिविरिटी अटैक होता है और फिर कोरोना अगर हो जाए तो फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है, जो कि हमने देखा है गुज़श्ता कई दिनों से ये रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि हौसला अफजा है वो ये है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में अब वैक्सीन पर काम भी किया जा रहा है। अमेरिका में, इसके साथ यूके में वैक्सीन का आगाज़ भी कर दिया गया है, कमर्शली उसको लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसके ट्रायल्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी 8 गैर मुल्की दवासाज कंपनियों से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए राब्ते कर लिए हैं। बिल्कुल, 8 कंपनी से राब्ते किए हैं। वीसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर असद हफीज ने यह बताया कि फाइजर और मॉडर्ना के मैसेजेस RNA वैक्सीन में पाकिस्तानी हुकाम की दिलचस्पी कम है, जबकि उन्होंने ये कहा कि 3 महीनों में 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिलना पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों की अक्सरियत को यह भी कहा गया है कि 6 माह तक वैक्सीन फराहमी अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत फंड इकट्ठा कर रही है और 2021 की दूसरी सहमाई में वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे और वैक्सीन आवाम को मुफ्त भी फराहम की जाएगी, जो कि लार्जर स्केल पर मुफ्त मिलेगी। लेकिन कमर्शियली अगर इसको कोई प्राइवेटली खरीदना चाहता है तो वो भी डेफिनेटली उसकी हैवी प्राइस भी होगी, क्योंकि वो दैट्स गोना बी एक्सपेंसिव फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब तक ये आम आदमी और आम अवेलेबल नहीं हो जाती है। वफाकी काबीना कल जो इजलास हुआ है उसमें भी कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि हुकूमत ने वैक्सीन एडवांस खरीदने का फैसला भी कर लिया है। और इसके साथ साथ चूंकि अब वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीन के लिए एक दूसरे ममालिक से राब्ते भी किए जा रहे हैं, वहीं पर इमदाद का सिलसिला भी जारी है। तो जापान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए एक एड मुआहदा तय किया गया है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान हुकूमत जापान ने इंसदाद कोरोना के लिए पाकिस्तान को 1.54 बिलियन रुपए ग्रांट फराहम करने का ऐलान कर दिया है। जी, और जापान और पाकिस्तान के माबैन ग्रांट एड मुआहदा हो गया और इस हवाले से वजारत इक्तिसादी अमूर ने अलामिया भी जारी कर दिया है। जापान इंसदाद कोरोना के लिए पाकिस्तान को 1.54 बिलियन रुपए ग्रांट फराहम करेगा और ग्रांट से मुआहदे के तहत हेल्थ से मुतल्लिका सामान की खरीदारी में मदद भी मिलेगी। और इस ज़मन में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक्तिसादी अमूर में मुनक्किद की गई और अहम तकरीब में जापानी सफीर और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी EAD का कहना था कि इंसदाद कोरोना के लिए ताउन पर जापान के हम शुक्रगुजार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जापान की पोलियो की रोकथाम के लिए भी मदद काबिल सताइश है। जापान से पिम्स और हैदराबाद अस्पताल में सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए भी मदद मिली है। तो मतलब ये एक ओवरऑल पाकिस्तान में जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए इंप्रूवमेंट में भी जापान ने बड़ी मदद की है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की, ऐसा भी कहना था। और दूसरी लहर में भी पाकिस्तान बेहतर अंदाजे से इसको निपटेगा, उन्होंने ये कहा। फिर जापान पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखेगा और इस मौका पर दोनों ममालिक ने ताल्लुकात की मजीद मजबूती का अज़म भी जाहिर किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर कोरोना वायरस है, एक पैंडेमिक है, हर कंट्री सफ़र कर रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप एक साथ कंबाइंड रहेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो फिर सिचुएशन जो है वो बेहतर बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब हम रुख करेंगे हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया। काबुल के डिप्टी गवर्नर महबूबुल्लाह मोहबी बम धमाके में कल जाँ बहक हो गए, 2 गार्ड्स भी उनके जख्मी हुए और बम डिप्टी गवर्नर की गाड़ी में नस्ब किया गया था। बिल्कुल, ये वाक़या काबुल के 9वें पुलिस ज़िला में पेश आया, जहाँ पर वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक ये बताया गया कि डिप्टी गवर्नर महबूबुल्लाह हिब्बी को बज़ाहिर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और इस हमले में उनके सेक्रेटरी की भी मौत वाक़या हो गई, जबकि उनके 2 पर्सनल गार्ड्स जो बिल्कुल उनके साथ होते थे वो शदीद जख्मी हुए हैं। ये बम धमाका काबुल के नवाही इलाके मैक्रियान में हुआ है और इस हवाले से ये भी बात की जा रही है कि 2 अशरों से जारी जंग के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान जंगजुओं के दरमियान गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से अमन मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन
दूसरी तरफ मुल्क में पुरतशद्दुद और हलाकत खेज हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। फ्रीकैन के माबैन ये मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से दोनों ने इब्तदाई पेशरफ्त का भी ऐलान किया था, जिसमें अफगानिस्तान के दाखिली और बैरूनी सतह पर काफ़ी खैर मकदम किया गया। दोनों फ्रीकैन अमन मुज़ाकरात के ज़ाब्तों और तरीक़ेकार पर रज़ामंद भी हो चुके हैं और 3 हफ्तों के वक्फे के बाद 5 जनवरी से एजेंडे के मुताबिक बातचीत शुरू करने का फैसला भी किया गया। और याद रहे कि इस पूरे अमन मुज़ाकरात में, इस पूरे सेटलमेंट में पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो मुज़ाकरात सामने रखने तक, मतलब उन दोनों साइड्स को टेबल टॉक के ऊपर लेकर आना या बात करना भी वाज बिग एंड ह्यूज डील। सो पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स रोल। लेकिन अफसोस हुआ जब इस तरह के इंसिडेंट्स जब होते हैं तो एकदम से डर लग जाता है कि कहीं वो अमन मुज़ाकरात एग्जैक्टली कहीं वो ब्रेक ना हो जाए, कहीं वो बीच में ही ना रह जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि 19 साल हो चुके हैं अफगानिस्तान में जो जंग का सिलसिला जारी है, अब उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और उसमें पूरी दुनिया ने जहाँ पर अपना रोल अदा किया, पाकिस्तान का रोल ऑब्वियसली काबिल सताइश है। UN, अमेरिका और दीगर ममालिक भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर चुके कि पाकिस्तान के इसमें क्या रोल है। लेकिन चूंकि ये इस तरह के वाक़यात अफगानिस्तान भी रूटीन में वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान भी इसका निशाना रहा है। पाकिस्तान की कौम ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, 70,000 से ज़्यादा जाने हमारी कुर्बान हो गई, शहदा हो गए हमारे। तो ये तमाम एक पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ती है सिचुएशन। अफगानिस्तान में कल हुआ, पाकिस्तान में भी होता रहा है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए दुनिया से। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हमारा हमेशा यही होता है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम एक दूसरे के ऊपर देख रहे होते हैं और फिर इशारे कर रहे होते हैं, आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे। और फिर हम सोचते हैं कि अब कौन आएगा और एक साथ तो नहीं बोल पड़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि ये जो बुरी खबर है ना, ये आपको याद है कल हम प्रोग्राम के बाद डिस्कस कर रहे थे कि समरी भेजी गई है, आपने कहा मुझे नहीं लगता मंजूर होगी क्योंकि जो हालात हैं शायद इसमें रिलीफ दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। मेरा दिल बड़ा मासूम सा है, आपने सोचा, उम्मीदें लगा लेती हूँ, उम्मीद लगा के बैठी थी, सोच लेती हूँ, मुझे क्या पता कि आवाम का कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका जी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज अगले के लिए बढ़ा दी गई हैं। ओगरा ने जो समरी भेजी थी वो हुकूमत ने मंजूर कर ली है और अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 103 रुपये 69 पैसे हो चुकी है। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल सभी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और डिफरेंट रेशोज हैं जिसके तहत अभी कीमतें अगले 15 रोज का इत्तला। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ। अब पेट्रोल की कीमत तो 103.69 हो गई। रात को जब हम ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे थे तो मैंने वहां पर पढ़ा भी कि ये पेट्रोल अब बढ़ गया है और कीमतें ज्यादा होंगी। तो मैंने आज सुबह पेट्रोल डलवाना था और मैं गई पेट्रोल पंप पे, तो मेरी नजर पड़ी मीटर के ऊपर और मैंने देखा कि वहां पर 104.21 कीमत लिखी हुई थी। मैंने पेट्रोल वाले उसको बुलाया, आपको पता ना सहाफी तो फिर हर वक्त सुबह 6 बजे भी सहाफी होता है, तो मैंने उनसे पूछा ये आप 104 रुपए का क्यों बेच रहे हैं, कीमत तो 103.69 है। तो उसने कहा नहीं यही कीमत है। आई एक्चुअली गॉट कंफ्यूज कि शायद वो सही कह रहे हैं और मुझे गलत पता है। सो आई हैड टू कॉल माय टीम मेंबर। आपकी बात सही है, आपने फौरन उसको देख लिया, लेकिन मेरी भी स्टोरी चल रही है ना, सुने। फिर मैंने फोन किया और मैंने पूछा कि असल कीमत क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 103.69। उसके बाद फिर हमारी टीम एक्टिव हुई और आगे की स्टोरी आपको पता है कि हमने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से प्राइसेस अब ये मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से हमने चेक किया है, कहीं पर 103.69 ही है और कहीं पर 104 भी क्रॉस है। अब ये सारा मामला है, ये पहले भी ऐसे होता रहा है। मैंने पहले भी बड़ी दफा देखा है कि जब मैं डिफरेंट पेट्रोल पंप पर जाता हूँ अगर पेट्रोल डलवाने तो प्राइसेस डिफरेंट होती है। अच्छा, वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस नजर नहीं आता। हमें तो लगता है शायद 10 पैसे फर्क है, अच्छा यार पता नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ रेट में। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मिली भगत होती है पेट्रोल पंप्स की कि वो कैसे अपना रेट फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे कर कितने लाखों रुपए वो फायदा उठा लेते हैं और अगर किसी हुकाम की नजर पड़ जाए तो फिर उनको पूछ भी लिया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा पूछा नहीं जाता। बिल्कुल, ये बिल्कुल करंट फुटेज आप देख रहे हैं आज सुबह की। हमने कैमरामैन भिजवाया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर और चेक कराया। एग्जैक्टली डिफरेंट उसके रेट्स आ रहे थे। कहीं पर यहाँ 104.19 लिखा हुआ है, मैंने जहाँ से डलवाया 104.21 था। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी पॉइंट आउट तो हमने कर दिया। ये 10, 20, 50 पैसों के चक्कर में आज सारा दिन में ये पेट्रोल पंप बहुत कमा लेंगे और कोई और नहीं, गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप्स भी हैं इसमें। इस पर हम बात करेंगे। डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीसी साहब। डीसी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डीसी साहब, एक तो वैसे ही महंगाई आपको पता है, फिर पेट्रोल पंप जिसे हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, दैट हैज नथिंग टू डू विद यू, लेकिन उसी कीमतों का इतलाक
आपकी जिम्मेदारी में आता है और आज सुबह ही, कल रात को कीमतें बढ़ी और आज सुबह से ही कीमतों में इजाफा डालकर पेट्रोल पंप्स वसूल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, लाहौर के अंदर 350 के करीब हैं पेट्रोल पंप्स, और वो सारे पेट्रोल पंप ऑब्वियसली हमारे एक इंडस्ट्रीज का मैकेनिज्म डीओ इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उसको डील करते हैं। कल रात को भी चेकिंग हमने की है, करवाई है, आज भी इंशाल्लाह पूरा क्रैकडाउन होगा। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, जो प्राइस अनाउंस होती है, जो नोटिफाइड प्राइस होती है, दैट इज एक्स डिपो प्राइस। उसके बाद फिर उस पर जो कैरेज होता है, वो कैरेज डाल के पेट्रोल पंप्स वेरिएशन होती है। आप एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप में जाएंगे, थोड़ी सी वेरिएशन आपको नजर आएगी। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे, वहां भी वेरिएशन नजर आएगी। जो नोटिफाइड प्राइस होती है, दैट इज एक्स डिपो प्राइस, उसमें कैरेज डाल के। लेकिन डीसी साहब, मलिक साहब देखें, अगर एक्स डिपो प्राइस आ गई, अब ये देखें कि अगर आप इसका इतलाक देखें, आपने कहा कि कैरेज की प्राइस है, अब लाहौर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट्स होना, उसके बाद फिर मोटरवे पर अलग रेट होना, जीटी रोड पर अलग रेट होना, इससे तो आवाम की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है और कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है कि असल रेट क्या है। मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि जो अनाउंस होगी प्राइस, वो एक्स डिपो प्राइस होती है। डिपो से अगर आप डिपो करीब है, ऑब्वियसली मोटरवे के करीब है, तो मोटरवे पे उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, और अगर वो आप उसे बागा वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, तो वो कैरेज जो वहां पर जाएगा, उसकी प्राइस चंद पैसों का फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आपको वेरिएशन नजर आ रही है ये वाली, ये फॉर योर नॉलेज। ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने परसेंटेज इजाफा होगा? ये तो फिर कुछ पैसों के चक्कर में ठीक ठाक कमाई करते होंगे डीसी साहब, ये जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रही। उसको टाइन करना कि कैरेज कितना है, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। देयर शुड बी अ सिस्टम। अगर पीएसओ का ही एक पेट्रोल पंप 104.19 पे और 104.21 पे बेच रहा है, तो हु इज गोना डिसाइड कि असल कीमत क्या है? फिर आप अभी ओगरा की वेबसाइट पर जाएगी ना, वहाँ पर आपको तमाम पेट्रोल पंप्स की प्राइसेस मिल जाएंगी ओगरा की वेबसाइट के ऊपर। इस टाइम तो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स की एक्चुअल प्राइस, एक तो है जो डिपो प्राइस है। अच्छा, इसके साथ अगर आप किसी भी शेल की पंप पे चले जाए या पीएसओ की पंप की वेबसाइट पे चले जाए, वहाँ भी आपको तमाम जो उनके आप लोकेटर लगा के तमाम प्राइसेस देख सकते हैं। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस जो आता है चंद पैसों का, वो कैरेज के लिए आता है। तो आप ये कह रहे हैं ये जस्टिफाइड है? आप ये कह रहे हैं ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये। लेकिन कई पंप्स पे तो मैंने देखा है कि जो रेट है डीसी साहब, जो रेट होता है वही वहां पर नजर भी आ रहा होता है। बहुत से पेट्रोल पंप लाहौर में ऐसे हैं जिनका रेट कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ने डिपो प्राइस दिया है, जो भी आप कह रहे हैं एक्स डिपो प्राइस, उस पर भी हो रहे हैं पंप। फिर उनकी क्या कैरेज कॉस्ट नहीं है? वो ये फिर किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं? It totally depends upon the company। वो कंपनी, अगर मैं जैसे आपको पता है ना, शेल की वेबसाइट पे जाए, आपको पूरी वेबसाइट पे उनकी, मैंने भी आपसे बात करने से पहले वो वेबसाइट ही देखा था, उसकी वेबसाइट के ऊपर हर जो उनका पंप है उसकी प्राइस लिखी हुई है, हर शहर की, इसका टोटल की अलग लिखी हुई है। टोटल वैसे भी अपडेट नहीं की, लेकिन ओगरा पे अगर आप जाएंगे, ओगरा पे भी वेबसाइट पे लिखा होता है। कहने का मतलब है कि अगर उसमें वेरिएशन ज्यादा है, आपकी बात दुरुस्त है, कहीं पर वेरिएशन ज्यादा आ जाती है, उस पर हम क्रैकडाउन बिल्कुल करते हैं। तो हमने कल रात को भी इसकी चेकिंग की है, आज भी इंशाल्लाह मैंने अपने तमाम किसी साहब एक छोटी सी चीज मुझे समझा दीजिए कि क्रैकडाउन आप कैसे करते हैं? एक ही एरिया में अगर 3 पेट्रोल पंप्स हैं और तीनों ने अपनी कीमतें अलग रखी हैं, वो चाहे एक पैसे का ही डिफरेंस क्यों ना हो, वो एक पैसे की करप्शन भी क्यों हो रही है? क्यों ज्यादा लिए जा रहे हैं एक पैसा भी? और उस पे एक पैसे में वो कितने लीटर पेट्रोल पर डे बेचते हैं और कितने वो पैसे कमा लेते होंगे? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये इन्होंने रेट बढ़ाया है? कैसे पता लगेगा आपको? वो मैं वो याद कर रहा हूँ कि अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, कंपनी की वेबसाइट पे वो दिया होता है रेट, हम उस रेट से वो वेरी करते हैं, देन वी विल चार्ज देम एक्स्ट्रा। फिर हम उनको तो बेसिकली आप रेट जो है वो लिस्ट से टैली करेंगे और जहां पर आपके पंप के ऊपर जो रेट फर्क आ रहा होगा उसी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए सही है। आप उम्मीद करते हैं कि आप आज से ही कार्रवाई का आगाज करेंगे और जहां पर भी एक पैसे का भी फर्क आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद। अच्छा, वैसे डीसी साहब की जस्टिफिकेशन मुझे समझ ऑनेस्टली स्पीकिंग और इट डजंट मेक एनी सेंस। मैंने भी वैसे पहली दफा सुनी, मुझे आई एम गोना रिसर्च ऑन दिस और मैं एक्चुअली फिगर आउट करूंगी कि क्या गवर्नमेंट जो कीमतें अनाउंस करती है उसमें जिसकी जितना दिल करता है वो उतना उसके 4 पैसे का 50 पैसे का डिफरेंस एक ही शहर के अंदर एग्जैक्टली है। मुझे इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड अगर ऐसा है
तो फिर ये सिस्टम बहुत वीक है, फिर इसमें माफिया स्ट्रांग होता है तो किसी का कसूर नहीं। 7 अरब रुपया फिर अभी नहीं कमा लिया इस माफिया ने, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, हाईकोर्ट ने इस पर बात कर ली है कि ये 7 अरब रुपया कैसे कमाया गया, किसकी मिली भगत थी, इस पर भी कल कैबिनेट में भी बात हुई है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि लोग 5 से 10 रुपए का बोझ पड़ते हुए 5-7 अरब रुपया कमा लिया इन माफियाज ने, तो कैसे कमाया इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, और आज के दिन की मुनासिबत से बात करते हैं। आज 16 दिसंबर है और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के मायनाज मुसन्निफ, हाँ मैं बर्थडे विश करने लगी हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगी हूँ, अदरवाइज मेरा दिमाग तो अभी तक स्टिल स्टक ऑन दैट स्टोरी। हमारे नामवर शायर मुसन्निफ, मायनाज मुसन्निफ, जिनके ड्रामास को ना सिर्फ बहुत सालों से पसंद किया जाता है बल्कि डिस्कस भी किया जाता है, वो चाहे क्रिटिसिज्म की मद में हो, वो चाहे तारीफ की मद में हो। खलीलुर रहमान कमर साहब की आज सालगिरह है और उन्हें हम विश करते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू खलीलुर रहमान कमर साहब। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और बड़े ज़बरदस्त ड्रामाज और सीरीज़ उन्होंने लिखी, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाजार जैसे मशहूर ड्रामों से उन्होंने खूब नाम कमाया। फिर खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे, जिसमें रिसेंटली बड़ा मशहूर शराफाक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, को दुनिया भर में खूब पजीराई मिली, जिसने पाकिस्तान की टेलीविजन ड्रामा तारीख में कई रिकॉर्ड भी कायम कर दिए। बिल्कुल, उनके फैंस आज उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और हमने सोचा कि उनको डायरेक्टली विश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, एंटरटेन करते रहें लोगों को इंशाल्लाह। और आज के दिन की मुनासिबत से मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मेरे जो फैंस मुझे विश कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आज ही के दिन बदकिस्मती से APS का बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ था जी। तो बजाय इसके मुझे वो विश करें, वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका खून रायगा ना जाने दे। आमीन, आमीन, और उसी कीमत पर कम अज़ कम इस मुल्क को हमेशा के लिए अमन नसीब हो जाए। आमीन आमीन। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे और आइंदा आने वाले दिन, आइंदा आने वाले साल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हों। और चूँकि आपकी आज बर्थडे है तो हम कुछ जिक्र करना चाहते हैं आपसे कि आप कुछ यादगार कुछ लम्हात अपनी ज़िंदगी के अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा वाक़या कुछ आपको अभी याद आया हो या फिर आप उसके बारे में कुछ हमें बताना चाहते हो तो हम और हमारे आपके जो फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त वो इससे खुश हो सकें। ये मैं अभी सुबह सोच रहा था अब के सालों में जब भी मेरी बर्थडे आती है तो चूँकि अब हम मनाया नहीं करते जब से APS का वाक़या हुआ है जी। तो कल रात मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती केक काटा लेकिन मेरी फैमिली ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज आई हैव टोल्ड देम नॉट टू। तो हुआ यूँ कि मेरी जो स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 18 दिसंबर थी। तो अब्बा मुझे बार बार जब भी कभी मेरी बर्थडे के हवाले से बात होती तो मुझे अपनी डायरी निकाल के ले आते थे कि तुम 16 दिसंबर को पैदा हुए हो, असल में तुम्हारी हमने जन्म पर्ची 2 दिन बाद करवाई तो उसी हिसाब से हमने तुम्हारी डेट लिखवा दी, वरना तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर है क्योंकि 16 दिसंबर से 7 का हिस्सा आता है और अब्बा न्यूमरोलॉजी को जानते थे थोड़ा जी जी। तो मैं भी इस बात को बिलीव करता था। फिर उसी ज़माने में व्हेन आई वाज अ किड 71 का हौलनाक हादसा हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे बिछड़ गया जी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं इस बात को याद करके परेशान हुआ करता था। तो एक दिन मैं और अब्बा बैठे हुए थे और उन्हें पता था कि मैं इस बात पे अफसरदा हूँ। तो मुझे कहते यार गल सुन, तेरी डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर ही है। मैंने कहा बस करो अब्बा जी, चेंज कर दी, 16 ही रहने दे। तो ये बात मैं आज भी याद रखता हूँ। बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, ये कहिएगा आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब टोबा टेक सिंह वाला ड्रामा जो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, हम लंडा बाजार, इट वाज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ना कि फ्यूजन होती गई, चीज़ें चेंज होती गई, इनोवेशन आती गई। आप आज हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं? मैं अपने वो टाइम भी देखा जब बूम पर थे हम लोग, हमारे ड्रामाज बहुत ज़्यादा फेम कमाया करते थे, सड़कें खाली हो जाया करती थी, लोग घरों में बैठकर ड्रामा देखा करते थे। अब आप क्या देख रहे हैं, हम किस स्टेप पर हैं? मैं चाह रही हूँ कि हमारी आपसे बात तो हो रही है लेकिन मैं आपकी राय भी इस हवाले से शामिल कर दूँ। आज मेरी बर्थडे थी तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी ड्रामा इंडस्ट्री का जिक्र आएगा
तो जाहिर है मेरा इस कदर अटूट रिश्ता इसके साथ बिल्कुल कि मेरा दिल जो है तड़प उठता है जब मैं 15 सालों से टेलीविज़न पर मौज़ूआत की यकसानियत देखता था और मैं चीख चीख कर कहता था कि याद रखिए कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी बुनियाद पर हमें ऐसे मौज़ूआत पर उलझा दिया गया है विच डू नॉट एक्चुअली परटेन टू अस एट ऑल। लेकिन ये बात समझ नहीं आती थी। फिर मैं एक बहुत बुरे तरीके से और दुरुस्ती से बोला करता था ये कंटेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये कंटेंट डिपार्टमेंट्स की अजारादारी थी। हालांकि मेरा इससे ताल्लुक नहीं था, किसी कंटेंट डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है कि वो मेरे स्क्रिप्ट को इवेल्युएट करे, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता था कि कंटेंट डिपार्टमेंट्स इतना घटिया रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मौज़ूआत और हमारे जो नए आने वाले राइटर्स हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। बल्कि मैं कल अपने सीनियर राइटर्स का एक ग्रुप इंटरव्यू सुन रहा था जी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस कंटेंट डिपार्टमेंट की मकरू हरकतों का वो भी शिकार हैं, वो भी उसका रोना रो रहे थे। तो केवल ये चीज़ें जो हैं 15 सालों से यहाँ हमारे यहाँ के मर्द को गाली दी जा रही है, बेबुनियाद थी। वेरी ट्रू। मुझे समझ नहीं आ रही थी। हम लोग हमारे यहाँ देखिए माशरा हमेशा मिक्स चीज़ों के साथ चलता है। वो दुनिया का कोई भी माशरा हो, अच्छे मर्द भी होते हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं और बुरी औरतें भी होती हैं। और मेरे यहाँ तो औरतों की ज्यादा तादाद अच्छी औरतों। बिल्कुल आपकी बात बड़ी जबरदस्त है। अब खलील रहमान कुमार साहब, आज आपकी सालगिरह है तो थोड़ा सा लाइटर मूडी रखते हैं, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना वो वाकई उसके ऊपर बड़ा सोचना चाहिए और आइंदा आने वाले जो साल हैं उसमें पाकिस्तान के ड्रामा में बहुत काम किया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा जिक्र, चूँकि आपकी आज पर्सनल लाइफ की वो बात हो रही है कि बर्थडे आपकी, मैं ये चाहूँगा कि आप आज के दिन की मुनासबत है या फिर कोई भी आपका पसंदीदा शेर हो वो हमारे नाज़रीन को सुना दें, कि जो आप मतलब खुद लिखा हुआ है या फिर आपको वैसे पसंद है। मेरी बात, लेट मी फिनिश फर्स्ट। जी कंप्लीट करके, ठीक है। आई थिंक आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, मैं इसीलिए बार बार कान की तरफ इशारा भी कर रही थी कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बताएं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप हमें इस तरह हमारे राइटर्स को और हमारे नए आने वालों को डिक्टेट किया जाएगा तो उनका क्रिएटिव एलिमेंट जो है वो अपनी लोएस्ट स्टेप पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। और उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे यहाँ मौज़ूआत की यकसानियत आएगी और हम एक लकीर को पीटते रहेंगे तादमे बर्बादी। जी। तो बर्बादी से बचिए। दिस इज़ हाई टाइम कि हम अल्लाह पर मेहरबानी करे और हम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर जाए और हम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हमें हमारे लोगों को कहा जाए कि वो ड्रामा लिखें, ताकि उनकी एनर्जीज़ को वेस्ट ना किया जाए, उनकी तख्लीकी कुव्वतों के साथ घिनौना खेल ना खेला जाए। बिल्कुल सही। और अनजान जी, और इस प्लेटफॉर्म को, जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को बिगर स्केल पर इस्तेमाल करके लोगों को ना सिर्फ इन्फ्लुएंस किया जाए बल्कि एजुकेट भी किया जाए। आपकी ये बात 100% दुरुस्त और आप हमेशा ये बात कहते हैं, तो ये बात मुझे आपकी बड़ी जबरदस्त लगती है। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली चीज हमारी छोटी सी फरमाइश है। एग्जैक्टली, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए, लेकिन हम आपसे गिफ्ट लेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। मुझे जरा ढूंढने दीजिए। जी जरूर सर। कुछ अपना फेवरेट सुनाइएगा। और तुम तो कह जी अभी मैं अपनी सालगिरह पे मैंने इसे लिखा था। जी। एक मिनट मुझे सुन लेने दीजिए। कोई मसला नहीं सर। आप अच्छा, वैसे अक्सर तुम तो कह दोगे मुबारक हो तुम्हें सालगिरह, तुम तो कह दोगे मुबारक हो तुम्हें सालगिरह, जिंदगी छीन के ले जाएगी एक साल मेरा। वाह वाह, दैट्स इट। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आप जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है और आइंदा आने वाले सालों में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के ड्रामा, इस तरह की शायरी करने वाले मजीद हमें भी चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
और ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम से मुतालिक जो कानून साजी है उस पर भी गौर किया गया और वज़ीर-ए-आज़म को कानून साजी में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि सख्त सज़ा के तरीक़ेकार और गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के मतलब गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उस तरीक़ेकार से मुतालिक भी उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगी। तो ये एक अच्छी बात है जी। स्पीडी ट्रायल कहा जाता है कि हमेशा जुर्म की रोकथाम में अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इबरत का निशान बनाएं। तो ऐसे कवानीन स्पीडी ट्रायल हों और जब सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के केसेस में कमी और इसमें एक एडिशन ये है कि जिसके साथ जुर्म हुआ हो, ज्यादती हुई हो, उसका नाम नहीं लेना और मीडिया पर या कहीं पर भी उसकी तशहीर नहीं की जानी चाहिए। ये बड़ा अच्छा इसमें एक एडिशन हुआ है जिससे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हिट नहीं हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और आगे चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ही इज़ अ स्टूडेंट हिमसेल्फ और उनकी एज भी बहुत छोटी है अभी, लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर शाहकार देख रहे हैं, जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं वो इन्होंने बनाई हैं। बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है जी उनके पास और ना सिर्फ ही इज़ अ पेंटर बल्कि वो बड़ा ज़बरदस्त गिटार भी बजाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑन मेहदी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी आपको। और हाथ में आपकी गिटार है तो डेफिनेटली आप एक ज़बरदस्त म्यूजिशियन तो हैं, आर्टिस्ट भी। हमने आपकी कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं, तो बताएं ज़रा अपने इस तमाम सफ़र के बारे में, कब से शुरू किया आपने? I started 3 years ago on the insistence of a friend. गिटार? हाँ गिटार, ठीक है। और पेंटिंग आई हैव बीन डूइंग इट सिंस आई वाज बोर्न। आई रिमेंबर जब मैं बच्चा था तो मैं दीवारों के ऊपर स्टिक फिगर्स बनाता था। डांट पड़ती होगी घर वालों से। डांट पड़ती थी। दीवारों के पेंट खराब कर दिए। अच्छा, एक पॉइंट पे माय मदर जस्ट गिव अप। डिफरेंट है आपकी, बड़ी यूनिक सी है। सीखा कहीं से? नॉट एज सच, इट वाज मेरा सब्जेक्ट है A-levels के अंदर, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज, is trying to showcase art which is like my best almost. अच्छा, लेकिन होता है ना, मुश्किल होता है कि आपने किस तरह से करना है, किस तरह मतलब जो पेंटिंग है उसका एक पूरी टेक्निक्स होती हैं, वो किस तरह से लेते हैं? My art is very simple in that way कि I just use a ballpoint pen या फिर some bright colors, gold वगैरह, और just interesting ideas. For example, that painting you see over there, it's supposed to be introspection. You're looking into your own self. The other ones are supposed to be like multiple faces of humans. How old are you? I'm 18. 18 and you think so deep. ये मैं आपकी ये वाली पेंटिंग देख के सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुई थी। And you were holding the other yourself and then there was this yellow era and वो पूरा black and white. So it was pretty deep. कैसे सोचते हो? ऑब्जर्वेशन शार्प है या आप चीज़ें पढ़ते हो? मतलब you know how do you do that? I guess it's just experience. I guess I've always been into deep stuff. और नेचुरल भी है ना आपके अंदर एक चीज़, तो फिर उसको आप उसके अंदर फिर सीखते भी हैं, देखते भी हैं। I don't believe in the natural thing. I believe it's all practice. It's like putting effort and time into it and then getting rewards. ज़बरदस्त। तो फिर अब आपने कहा कि प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस के लिए आपको कोई डायरेक्शन चाहिए होती है कि आपके सीखने के लिए कुछ तो कोई एक ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म हो कि जिससे आप बेहतरी कर सकें अपने काम में, वो कहाँ से? Online is really good. Online you find a lot of advice and a lot of tutorials. You just know where to look. You know where to look. अच्छा, एक और चीज़ जो ऑन को बुलाने का एक मकसद था और मैं ये सोच रही थी कि दिसंबर तो वैसे ही बड़ा लोगों को पसंद होता है, जैसे अभी हमने पहले भी जिक्र किया ना, वो गानों में, शायरी में, और फिर दिसंबर की सुबह हो, ठीक ठाक किस्म की ठंड हो जिसमें आपके हाथ ठंड से कांप रहे हो, कॉफी का कप हो आपके हाथ में और गिटार ना सुनो आप, ये हो नहीं सकता। सो ऑन जो गिटार लेकर बैठे हैं, अब मुझे लिटरली दिल कर रहा है कि मैं बातें करने की बजाय उनसे कुछ सुनो, और ये रिक्वेस्ट तो आपको बहुत मिलती होगी स्कूल में, आई एम श्योर। और बोलते ना गिटारिस्ट बड़े फेमस होते हैं अपने अपने कैंपस में। ये तो बड़ा सॉफ्ट दिसंबर के हवाले से आपने मेरी विश तो पूरी कर दी, लेकिन मैं अब उसे चाह रही हूँ कि हम कुछ थोड़ा सा पहले मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि आप मतलब अब चूंकि आप कर रहे हैं इस पर काम, तो फिर कोई प्रोफेशनल भी इसको देख रहे हैं, कोई बैंड बनाया आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ इस तरह से आप इवेंट्स में जाकर परफॉर्म करते हो? हाँ जी, आई एम रियली इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर परफॉर्मिंग स्टफ। बैंड्स वगैरह जिनका मैंने मेंशन किया था, there was Fana and there was another one. Fana नाम है आपके बैंड का, ठीक है, which I started with a friend of mine जिसका नाम मोहम्मद अली है। अच्छा। I think he got number 2 on Batari's upcoming artist list, so he's really talented as well. So we have a band together named Fana and we're working on competitions में भी आप जाते हैं? हाँ जी, competitions में भी जाते हैं, उसके अलावा performances वगैरह, और the other band that I was talking about, Black Lungs. It's just a lot of तो सबसे ज़्यादा बताएं कि किसकी फरमाइश होती है, वो भी हमें सुना दें, जो कि आपको क्राउड से फरमाइश आती है। सबसे ज़्यादा उसके लिए I would need a vocalist, लेकिन सबसे ज़्यादा फरमाइश जो आती है वो जल का गाना है आदत, जो आतिफ असलम ने भी उसने बल्कि लिखा हुआ है। I can't play that without a vocalist. कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ और हम इंतजार क्यों करें, आ जाएं फिर ज़रूर। I'll play something else because I will need a vocalist. ठीक है, उसके लिए vocalist कुछ और ऐसा फेमस जो कि आपको सेकंड नंबर पे हो। Okay.
let me think. फॉर योर फ्यूचर थैंक यू वेरी अपने मच। पैशन को कभी नहीं छोड़ना। मैं हमेशा ये एडवाइस ज़रूर देती हूँ, खास तौर पर उन यंगस्टर्स को जो अपना टैलेंट परसू कर रहे होते हैं, क्योंकि इफ़ यू हैव पैशन इन योर करियर आप ज़रूर कामयाब। बिल्कुल, और साथ पेंटिंग भी जारी रखनी है, उसमें भी ज़रूर काम करना है, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और लोगों के अंदर जो टैलेंट है पेंटिंग, तो फिर आपको पता है कि बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बिकती है आगे। बिल्कुल, हम मुसलसल कह रहे हैं जी, टाइम खत्म हो गया, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।